अरे बहू, तेरी ननद ही तो लेके गई है वो साड़ी, कोई अनजान थोड़ी ही है। कमरे में फैली मिट्टी की भीनी खुशबू और टेक्सटाइल रंगों की हल्की सी महक नव्या के लिए किसी इत्र से कम नहीं थी। वो पिछले 15 दिनों से तसर सिल्क की उस खास साड़ी पर बारीक मधुबनी पेंटिंग निखार रही थी। ये केवल एक वस्त्र नहीं था, बल्कि नव्या के बुटीक आकृति का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। शहर की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष की पत्नी ने इसे विशेष ऑर्डर पर बनवाया था, जिसे अगली सुबह सौंपना था। नव्या ने अपनी कमर सीधी की और ब्रश को पानी में डुबोया। साड़ी के पल्लू पर उभरा मयूर अब जैसे सांस ले रहा था। बस आखिरी आउटलाइन बाकी थी। उसने घड़ी पे नजर डाली। शाम के 4 बज रहे थे। नव्या, अरे ओ नव्या! सासू माँ विमला देवी की आवाज़ नीचे हॉल से गूंजी। नव्या ने सावधानी से साड़ी को सूखने के लिए टेबल पर फैलाया। उस पर एक हल्का मलमल का ढक्कन डाला ताकि धूल न बैठे, और कमरे का दरवाज़ा सटाकर वो नीचे चली गई। नीचे हॉल में उसकी ननद पायल बैठी थी। पायल पास की सोसाइटी में रहती थी और अक्सर शाम की चाय वो वहीं पीती थी। नमस्ते दीदी, नव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते भाभी। अरे, तुम तो आजकल ईद का चांद हो गई हो, ऊपर कमरे से निकलती ही नहीं। पायल ने हंसते हुए उलाहना दिया। वो दीदी, कुछ कस्टम ऑर्डर्स पेंडिंग थे, बस उसी में उलझी हूँ। नव्या ने सफाई दी और रसोई की तरफ मुड़ गई चाय बनाने के लिए। चाय बनाते वक्त नव्या को याद आया कि उसके पास साड़ी की पैकिंग के लिए गोल्डन रिबन खत्म हो गया है। उसने सोचा चाय देकर वो पास के बाजार से रिबन ले आएगी, तब तक साड़ी का रंग भी सेट हो जाएगा। चाय और नाश्ता परोसने के बाद नव्या ने विमला देवी से कहा, माँ जी, मैं ज़रा नुक्कड़ वाली दुकान से रिबन लेकर आती हूँ, 10 मिनट में ही लौट आऊँगी। हाँ हाँ जा, पायल तो बैठी है अभी, विमला देवी ने बेपरवाही से कहा। नव्या आश्वस्त होकर चली गई। उसे क्या अंदाजा था कि ये 10 मिनट उसके धैर्य और आत्मसम्मान की परीक्षा बनने वाले हैं। जब नव्या बाजार से लौटी तो उसे घर के बाहर पायल की कार नहीं दिखी। शायद जल्दी चली गई होंगी, उसने ये सोचा। वो गुनगुनाते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर अपने वर्क स्टूडियो, जो उसका बेडरूम भी था, वहाँ पहुँची। दरवाज़ा खोलते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। टेबल खाली थी। वो मलमल का कपड़ा ज़मीन पर बिखरा पड़ा था। रंग की डिब्बियाँ खुली थी और वो साड़ी, वो नीलमणि साड़ी वहाँ नहीं थी। नव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कहीं हवा से उड़ गई हो। नहीं, भारी सिल्क की साड़ी थी। उसने बाथरूम, अलमारी, हर कोना छाना, पर साड़ी गायब थी। वो बदहवास होकर नीचे भागी। माँ जी, माँ जी! विमला देवी टीवी पर भजन सुन रही थी। क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, मेरी साड़ी, वो जो टेबल पे रखी थी, नीले रंग की पेंटिंग वाली, वो कहाँ है? आपने देखी? नव्या की आवाज़ काँप रही थी। विमला देवी ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा, अरे, आज शाम को इसके पति के बॉस की पार्टी है। बेचारी कह रही थी कि उसके पास पहनने के लिए कुछ नया नहीं है। जब मैं उसे ऊपर तेरे कमरे में पानी की बोतल रखने के लिए ले गई तो उसकी नज़र उस साड़ी पर पड़ी। वो उसे बहुत पसंद आई। उसने कहा, भाभी के पास तो ऐसी बहुत है, ये मैं पहन लेती हूँ, तो मैंने उसे दे दी। नव्या का गला सूख गया। माँ जी, आपने दे दी, मुझसे बिना पूछे? माँ जी, वो मेरी पहनने वाली साड़ी नहीं थी, वो एक क्लाइंट का ऑर्डर था। 50,000 रुपये की साड़ी थी वो, जिसे मुझे कल सुबह डिलीवर करना है। और सबसे बड़ी बात, वो अभी पूरी तरह सूखी भी नहीं थी। नव्या की आंखों में आंसू आ गए। विमला देवी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। अपनी गलती मानने के बजाय उन्होंने वही पुराना तर्क दिया जो सदियों से इस देश की बहुओं को चुप कराने के लिए इस्तेमाल होता आया है। उन्होंने मुंह बनाकर कहा, अरे, तो क्या हो गया बहू, तुम्हारी ननद ही तो ले गई है तुम्हारी साड़ी, कोई गैर नहीं। घर की बात घर में ही है। अब क्या एक साड़ी के लिए अपनी ननद से लड़ोगी? बना देना उस क्लाइंट के लिए दूसरी। दूसरी? माँ जी, उसे बनाने में 15 दिन लगे हैं और वो अभी गीली थी। अगर पायल दीदी ने उसे पहना और रंग फैल गया तो मेरी मेहनत, मेरा पैसा, मेरी साख सब बर्बाद हो जाएगा। नव्या अब रो रही थी। तो तू राई का पहाड़ बना रही है? वो पहनकर पार्टी में ही तो जा रही है, कौन सा युद्ध लड़ने जा रही है? कल सुबह तुझे वापस कर देगी, प्रेस करके दे देना अपने ग्राहक को। विमला देवी ने बात खत्म करनी चाहिए और फिर से टीवी की आवाज़ तेज कर दी। नव्या वहीं सीढ़ियों पर बैठ गई। ये केवल साड़ी की बात नहीं थी, ये सीमा रेखा की बात थी। ये उस सोच की बात थी जो मानती है कि बहू की हर चीज़, उसका समय, उसका हुनर, उसकी संपत्ति ससुराल वालों की सार्वजनिक जागीर है। अगर वो साड़ी नव्या की अपनी होती तो शायद वो एक बार को बर्दाश्त कर लेती, लेकिन वो उसका काम था।
उसका प्रोफेशन था। उसने घड़ी देखी, शाम के 6 बज रहे थे। पार्टी 8 बजे शुरू होनी थी। पायल का घर आधे घंटे की दूरी पर था। नव्या ने अपने आंसू पोंछे। उसने फ़ोन निकाला और पायल को कॉल किया। घंटी बजती रही, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। 2 बार, 3 बार। विमला देवी ने उसे घूर कर देखा। क्यों परेशान कर रही है उसे? तैयार हो रही होगी बच्ची। नव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना पर्स उठाया और स्कूटी की चाबी ली। कहाँ जा रही है इस वक्त? विमला देवी ने अकड़ कर पूछा। अपनी साड़ी लाने। नव्या की आवाज़ में अब कंपन नहीं, एक अजीब सी दृढ़ता थी। पागल हो गई हो क्या? घर जाकर साड़ी मांगोगी? मेरी नाक कटवाओगी समधियों के सामने? खबरदार जो कदम बाहर निकाला। कमला देवी सोफे से उठ खड़ी हुई। नव्या रुकी। उसने पलटकर अपनी सास को देखा। माँ जी, अगर ये साड़ी मेरी होती तो मैं आपकी नाक के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर देती, लेकिन ये साड़ी मेरी जिम्मेदारी है। मैंने किसी से वादा किया है और पेशे में वादे की अहमियत रिश्तों के लिहाज से कहीं अधिक होती है। अगर पायल दीदी ने वो गीली साड़ी पहन ली तो वो खराब हो जाएगी। तब आपकी नाक बचे ना बचे, मेरा करियर ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। नव्या तेज कदमों से बाहर निकल गई। कमला देवी पीछे से चिल्लाती रही, लेकिन नव्या ने स्कूटी स्टार्ट की और हवा से बातें करने लगी। रास्ते भर उसका दिमाग भंना रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे शादी के बाद उसकी हर चीज़ पर पायल का अधिकार जमाया जाता था। उसकी नई लिपस्टिक, उसके गहने, उसके महंगे शॉल। अरे ननद ही तो है कहकर ले लिए जाते थे और फिर या तो वापस नहीं आते थे या ख़राब हालत में मिलते थे। नव्या चुप रहती थी संस्कार के नाम पर, लेकिन आज आज बात उसके अस्तित्व की थी। आधे घंटे के बाद वो पायल के घर के बाहर थी। उसने घंटी बजाई। पायल की सास ने दरवाज़ा खोला। अरे नव्या, तुम इस वक्त? सब ठीक तो है? नमस्ते आंटी जी, सब ठीक है। पायल दीदी है? हाँ, ऊपर अपने कमरे में तैयार हो रही है। जाओ, उन्होंने कहा। नव्या सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंची। दरवाज़ा आधा खुला था। पायल आईने के सामने खड़ी थी। उसने वही नीलमणि साड़ी पहन रखी थी। वो पल्लू की प्लीट्स बना रही थी। नव्या की सांस ही अटक गई। उसने गौर से देखा। शुक्र है पेंट पूरी तरह सूखा नहीं था, पर पायल के हाथ पर हल्का नीला रंग लगा हुआ था, जिसे पायल ने अभी नोटिस नहीं किया था। दीदी, नव्या ने हाँफते हुए पुकारा। पायल चौंक कर मुड़ी। अरे भाभी, तुम यहाँ? देखो ना भाभी, कितनी सुंदर लग रही है साड़ी। फिटिंग भी गजब की आई है। माँ ने बताया नहीं तुम्हें? नव्या कमरे में दाखिल हुई और सीधे पायल के पास गई। दीदी प्लीज़ इसे अभी उतार दीजिए। पायल का चेहरा उतर गया। क्या भाभी, तुम साड़ी वापस लेने आई हो? इतनी छोटी सी बात के लिए? मुझे लगा तुम मुझे तैयार करने के लिए आई हो। दीदी, ये साड़ी मेरी नहीं है, ये एक क्लाइंट का ऑर्डर है। इस पर पेंट अभी गीला है, देखिए अपने हाथ। नव्या ने इशारा किया। पायल ने अपने हाथ देखे। उंगलियों पर नीला रंग लगा हुआ था। ओह, ये तो कच्चा रंग है। तुमने बताया क्यों नहीं? बताने का मौका ही कहाँ दिया आपने या माँ जी ने? आपने बिना पूछे उठा ली। नव्या ने सपाट स्वर में कहा। दीदी प्लीज़ इसे उतारिए। अगर इस पर एक भी दाग लग गया या सिलवट गलत पड़ गई तो मैं इसे बेच नहीं पाऊंगी। 50,000 का नुकसान होगा मेरा। पायल ने मुंह फुला लिया। तो क्या हुआ, 50,000 मैं दे दूंगी। अब मैं इसे पहन चुकी हूँ, अब मैं इसे नहीं उतारूंगी। मेरे पास और कोई मैचिंग ड्रेस भी नहीं है, और भैया से कह दूंगी कि वो तुम्हें पैसे दे देंगे। नव्या को विश्वास नहीं हुआ। दीदी, बात पैसों की नहीं है, ये एक आर्ट पीस है जो किसी और की अमानत है। क्या आप किसी और की अमानत पहनकर पार्टी में शान दिखाएंगी? और भैया क्यों पैसे देंगे? मेरी मेहनत की कीमत आप भैया की जेब से क्यों लगाएंगी? पायल गुस्से में आ गई। भाभी, तुम बहुत रूड हो रही हो। एक साड़ी के लिए घर पर तमाशा करने आ गई। ठीक है, ले जाओ अपनी साड़ी। आज के बाद मैं तुम्हारे घर से पानी भी नहीं पीऊंगी। पायल गुस्से में वॉशरूम गई और 5 मिनट में साड़ी उतारकर उसे बेतरतीब ढंग से मोड़कर नव्या के हाथ में थमा दिया। लो और खुश रहो। बता दूंगी माँ को कि उनकी बहू कितनी कंजूस है। नव्या ने साड़ी को बहुत प्यार से खोला, चेक किया। शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, बस एक जगह हल्का सा धब्बा था जिसे वो ठीक कर सकती थी। उसने साड़ी को सलीके से तय किया। दीदी, नव्या ने जाने से पहले कहा, आप मुझे कंजूस कहिए या रूड, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरा बुटीक मेरी पूजा की जगह है। वहाँ रखा सामान प्रसाद नहीं कि कोई भी उठा ले जाए। अगली बार अगर आपको कुछ चाहिए हो तो प्लीज़ मुझसे मांगिएगा। मेरे काम को चोरी मत कीजिएगा। नव्या वहाँ से निकल आई। पायल पीछे सन्न रह गई।
उसे पहली बार अपनी शांत और दब्बू भाभी का ये रूप देखने को मिला। जब नव्या घर पहुंची तो रात के 8 बज चुके थे। उसके पति रचित भी ऑफिस से आ चुके थे। घर का माहौल तनावपूर्ण था। विमला देवी ने रचित को नमक मिर्च लगाकर सारी बात बता दी थी कि कैसे नव्या ने पायल के घर जाकर उसकी बेइज्जती की। रचित सोफे पर बैठा था, चेहरा गंभीर था। नव्या अंदर आई, हाथ में साड़ी का पैकेट था। नव्या, ये क्या तमाशा है? रचित ने पूछा। माँ कह रही थी कि तुम पायल के घर गई थी साड़ी छीनने के लिए। क्या कमी रखी है मैंने जो तुम्हें चंद रुपयों के लिए रिश्तों की धज्जियां उड़ानी पड़ी? नव्या ने पैकेट टेबल पे रखा। वो थकी हुई थी लेकिन हारी हुई नहीं। रचित, ये साड़ी 50,000 की है, नव्या ने शांत स्वर में कहा। तो मैं दे देता 50,000। पायल को रोते हुए छोड़ आई तुम, रचित चिल्लाया। नव्या ने एक गहरी सांस ली। रचित, अगर कल तुम्हारे ऑफिस से कोई फाइल तुम्हारा जीजाजी उठा के ले जाए और कहे कि साले की है तो क्या तुम उसे ले जाने दोगे? क्या तुम कहोगे कि अरे फाइल ही तो है, दूसरी बना लूँगा? रचित चुप हो गया। नहीं ना, क्योंकि वो तुम्हारा काम है। ये साड़ी मेरा काम है रचित, ये मेरा प्रोफेशन है। माँ जी और पायल दीदी को लगता है कि मैं घर में बैठकर टाइम पास करती हूँ, इसलिए मेरे काम की कोई इज्जत नहीं है। अगर ये मेरी अलमारी की साड़ी होती तो मैं हंसकर दे देती, पर इन्होंने मेरे क्लाइंट का सामान उठाया। ये चोरी है रचित, हक नहीं। विमला देवी बीच में बोली। देख रहा है रचित कैसे जबान लड़ा रही है? अरे, ननद का हक होता है भाभी की सब चीज़ों पर। हक इज्जत और प्रेम से मिलता है माँ, ज़बरदस्ती से नहीं। नव्या ने पहली बार कमला देवी की आंखों में आंखें डालकर कहा। आप चाहती थी कि मैं एक आदर्श बहू बनकर चुप रहूं और अपना नुकसान करवा लूं, लेकिन आज अगर मैं चुप रहती तो कल पायल दीदी मेरे बुटीक में से मेरे गले के पैसे भी उठा ले जाती और आप यही कहती कि ननद ही तो है। कहीं ना कहीं तो लकीर खींचनी पड़ती है माँ जी, मैंने आज खींच दी। रचित ने साड़ी की तरफ देखा, फिर नव्या के चेहरे की तरफ। उसे नव्या की आंखों में वो थकान और अपमान दिखा जो उसने पिछले कुछ घंटों में झेला था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो भूल गया था कि नव्या सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं, एक बिजनेस वुमेन भी है। रचित उठा और अपनी माँ के पास गया। माँ, नव्या सही कह रही है। हम उसके काम को घर का काम समझकर हल्के में लेते रहे हैं। ये प्रोफेशनल मामला था। पायल की गलती है कि उसने बिना कुछ पूछे ही किसी का ऑर्डर उठाया, और आपकी गलती है कि आपने उसे बढ़ावा दिया। विमला देवी अवाक रह गई। बेटा भी बहू की बोली बोल रहा था। और नव्या, रचित ने मुड़कर कहा, सॉरी, मुझे पहले पूरी बात समझनी चाहिए थी। तुमने सही किया। अपनी मेहनत की कमाई और अपनी प्रोफेशनल इज्जत के लिए खड़ा होना गलत नहीं है। नव्या की आंखों से एक आंसू लुढ़क गया जिसे उसने तुरंत पोंछ लिया। उस रात नव्या ने देर रात तक जागकर उस साड़ी के हल्के धब्बे को ठीक किया। अगली सुबह जब उसने क्लाइंट को अपनी साड़ी सौंपी और उन्होंने उसकी तारीफ की तो नव्या को लगा जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। शाम को पायल का फ़ोन आया। नव्या ने झिझकते हुए उठाया। भाभी, पायल की आवाज़ धीमी थी। पार्टी में कल मेरी एक दोस्त ने वैसी ही हैंड पेंटेड साड़ी पहनी थी। सब उसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। उसने बताया कि वो कितनी महंगी और नाजुक होती है। मुझे मुझे एहसास हुआ कि मैंने कल बचपना किया था। आई एम सॉरी। नव्या मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं दीदी, अगली बार आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपके लिए अलग से डिज़ाइन कर दूंगी। बस ऑर्डर वाली अलमारी को हाथ मत लगाइएगा। पायल हंस पड़ी। हॉल में बैठी विमला देवी ने ये बातचीत सुनी। वो समझ गई थी कि अब वो पुराना ज़माना नहीं रहा जहाँ ननद की खुशी के लिए बहू की अस्मिता की बलि दी जा सके। बहू अब केवल बहू नहीं थी, वो एक व्यक्ति थी जिसका अपना दायरा, अपना काम और अपना सम्मान था। और उस दायरे में घुसने के लिए रिश्ते का पास नहीं बल्कि इज्जत की अनुमति चाहिए थी। उस दिन के बाद से नव्या के स्टूडियो का दरवाज़ा फिर कभी भी बिना खटखटाए नहीं खुला, क्योंकि उस दिन नव्या ने अपनी साड़ी ही नहीं, अपना खोया हुआ आत्मसम्मान भी वापस पा लिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।